हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में चैप्टर को खत्म करने जा रहे हैं। सब सामने देख रहे हैं प्यारे बच्चे मेरी तरफ। बेटा, अभी ना हम काफी सारे टॉपिक कर चुके हैं। अभी एक काम करते हैं, पहले जितना कर चुके हैं उसका ना क्रक्स बनाते हैं। ठीक है कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले ना हमने एक टॉपिक पढ़ा था बेटा, एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होता है। सी प्लस आई, न्यूमेरिकल का बेस बना रहा हूँ। सी प्लस आई। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा, एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इनकम के बराबर होता है, और इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव। ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा जी एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसके बराबर होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम। ठीक है जी। देन एमपीसी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। फिर एपीएस, एस अपॉन वाई। देन एमपीएस, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। फिर एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1, ये भी प्रॉपर्टी कल पढ़ ली। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, ये भी पढ़ ली। बेटा लगभग 8 फॉर्मूला पढ़ लिए, और अभी भी 2-3 और बकाया है जो मुझे आज ही ऐड करने हैं। ठीक है जी। सामने देखो, चलो अच्छा एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं पहले। ठीक है। कॉपीज निकाल लो, करोगे आप। ठीक है, कॉपीज निकाल लो, करोगे आप। लाइव नहीं चल रही। रिकॉर्डिंग चल रही है। बेटा स्पीड बढ़ाकर ये सब कैलकुलेट करके देना मुझे जरा, जल्दी से। स्पीड बढ़ाओ और कैलकुलेट करके दो, फिर आगे चर्चा बढ़ानी है। देखना पुत्र जी सामने, मैंने भी कर दिया सॉल्व एक बार, आपने तो कर ही दिया होगा। ठीक है सर, मैच कर लिया। चलो आओ फिर सामने देखते हैं। बेटा ये न्यूमेरिकल करने के पीछे ना पर्पस है, ऐसे नहीं कराया गया न्यूमेरिकल। पर्पस ये है बेटा कि अगर मान लो, अब आपको एक ट्रेंड दिख रहा है, इनकम और कंजम्पशन में एक रिलेशन दिख रही है। इनकम 100 से बढ़ाते जा रहे हैं, कंजम्पशन पहले जीरो लेवल पे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 30, फिर 90 बढ़ा दिए। दिख रहा है। अच्छा क्या हो अगर पेपर कह दे कंजम्पशन बता दो 20,000 की इनकम पे, तो कोई नहीं, इसको 100 बढ़ाते जाओ 20,000 तक, और इसको 90 बढ़ाते जाओ। क्या फर्क पड़ता है, 2-3 शिफ्टें ही तो लगेंगी, एक आध घंटा लगेगा। सर क्या होगा
अगर 20,000 का, चलो 20,000 का 1 लाख पे कह दे, 1 लाख पे कंजम्पशन बता दो। तो बेटा अभी ना हम क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन फंक्शन को ना डेराइव कर रहे हैं, ठीक है। 1 लाख पे पूछे चाहे 10 लाख पे पूछे, उसके बाद चाहे 10 करोड़ पे पूछे, 1 सेकंड में निकाल दोगे, ठीक है जी। कंजम्पशन फंक्शन कैसे बना है थोड़ा सा ये समझना, और आपके सामने डेरिवेशन हो रही है बेटा। कंजम्पशन फंक्शन बना कैसे बेटा, इनिशियली कंजम्पशन किसके बराबर है, सी बार के बराबर, है ना। इनिशियली कंजम्पशन किसके बराबर है, सी बार के बराबर है। उसके बाद क्या कर रहे हैं बेटा, उसके बाद कर रहे हैं हम बेटा 90 मैंने ऐड करा। ये आपको पता है 90 कैसे निकाला मैंने, ये मैंने 90 ऐसे निकाला, एमपीसी मल्टीप्लाइड बाय द इनकम। सामने देखो जी, एमपीसी 0.90 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कितना आया 90, 90 प्लस 30 कितना होगा 120। सेम वे ये 200 है, 200 पे कंजम्पशन कितनी, इनिशियली इट इज इक्वल टू सी बार, फिर एमपीसी मल्टीप्लाइड बाय इनकम 180, 180 और 30 तो 10, या इनिशियली किसके इक्वल है 30 के बराबर है, फिर 30 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.90 एमपीसी मल्टीप्लाइड बाय इनकम 0.90 किससे मल्टीप्लाई करूंगा 270, 270 और 30 300, यानी कि कंजम्पशन फंक्शन किसके बराबर होता है, सी बार प्लस एमपीसी मल्टीप्लाइड बाय द इनकम। और बेटा एमपीसी को हम प्यार से बोलते हैं बी, यानी कि सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी बाय। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आपके सामने डिराइव किया मैंने, ठीक है बेटा। फिर सेविंग किसके बराबर होगी, देखो सेविंग को निकालने का कोई एक रास्ता नहीं है, दो तरीके हैं, ठीक है जी। दोनों तरीकों से डिराइव करते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है डिराइव सेविंग फंक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन, आ सकता है। अगर आ जाए तो कैसे करें, इधर देखना जी पुत्र। इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव, या तो कंज्यूम होती है या तो सेव। मुझे सेविंग निकालनी है, इनकम माइनस कंजम्पशन, इनकम माइनस कंजम्पशन। बेटा सी की वैल्यू पुट कर दो, ये सी बार प्लस बी वाई ब्रैकेट ओपन, माइनस सी बार माइनस बी वाई, ठीक है। मैंने इसको पहले लिख दिया, माइनस सी बार प्लस वाई माइनस बी वाई, ये कॉमन ले लो इसमें से y, y कॉमन ले लूंगा 1 माइनस बी, कोई दिक्कत तो नहीं। डिराइव हो गया सेविंग फंक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन। लेते रुक जाओ बाबू, ठीक है। लेकिन इसको निकालने का एक और तरीका भी था, अगर आप समझते तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी निकाल देता हूँ। बेटा सेविंग में ट्रेंड दिख रहा है कुछ, यहां देखो सेविंग फंक्शन में कुछ ट्रेंड दिख रहा है, किसके बराबर है, पहले -30 है, ये -30 वही है बेटा जितनी ऑटोनोमस कंजम्पशन है, यानी कि एस किसके बराबर है माइनस सी बार, माइनस के ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर है, जितनी ऑटोनोमस कंजम्पशन है उतना ही तो नेगेटिव है ये, माइनस सी बार प्लस, अब क्या हो रहा है बेटा इसमें 10 10 10 10 बढ़ते चले जा रहे हैं, हर लेवल पे 10 बढ़ रहा है इसके अंदर। ये 10 कहां से आ रहा है बेटा, एनपीएस मल्टीप्लाइड बाय द इनकम 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 100, 10 आ गया, 10 इसमें जोड़ दिया, ये यहाँ पहुंच गया। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, ये -30 है, इनिशियली तो माइनस सी बार के बराबर है, प्लस बेटा 0.10 मल्टीप्लाइड बाय द इनकम कितना जुड़ गया 20, इसमें सॉरी -30 में 20 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा -10। ऐसे ही बेटा यहाँ पर क्या हुआ 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 300, 30, 30 में 30 0, ठीक है ना जी। यानी कि किसके बराबर है माइनस सी बार प्लस एमपीएस मल्टीप्लाइड बाय द इनकम। बेटा कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एमपीसी और एमपीएस 1 होते हैं, कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, तो एमपीएस की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं 1 माइनस एमपीसी, तो मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस एमपीसी, ठीक है जी। और बेटा एमपीसी को भी मैंने बताया था हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी बोलते हैं, तो बेटा एस फंक्शन किसके बराबर आ गया माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, यहां पर भी यही था माइनस सी बार
1 माइनस बी बाय, कोई दिक्कत तो नहीं, डेराइव हो गए दोनों के दोनों। ठीक है जी, डेराइव सेविंग फंक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन, अगर ऐसा आ जाता है तो ये करना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब बेटा चाहे 20,000 की इनकम पर, ये 20,000 रुपए की इनकम दे दे और आपसे कंजम्पशन पूछे, निकल जाएगा। चाहे 10 करोड़ दे दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी कर लो कॉम्प्लिकेट। इजी वन, बढ़ाएं बात को आगे, चलो जी बढ़ाते हैं बात को आगे। बेटा अगर ये आ जाए डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व, अभी तक तो फंक्शन आया था, ऐसा भी तो आ सकता है डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व, ये भी डिराइव करेंगे। और ये भी पिछले 2 दिनों का ही कंक्लूजन है बेटा। आओ जी, पिछले दो दिनों में जो किया वही कर रहे हैं अब। बेटा हमने एक्स एक्सेस ओरिजिन, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस पे रिप्रेजेंट कर देना इनकम, वाई एक्सेस पे वही कंजम्पशन। क्वेश्चन है आपको गिवन है कंजम्पशन कर्व, आपको सेविंग कर्व बनाना है, बस लिखेगा ही गिवन है, गिवन गोवन कुछ नहीं है, वो भी सब खुद ही सोचना है। वो तो कहेगा कि गिवन है आपको कंजम्पशन कर्व, सेविंग बना दो, गिवन कुछ नहीं होगा, वो सब भी मुझे ही सोचना है। तो चलो सोचते हैं। बेटा आपको पता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा बनता है? कैसा बनता है? शुरू के 2 दिन में यही सीखा है। कैसा बनता है? 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हुए जाता है, बिल्कुल ओरिजिन से काटते हुए जाता है। लो जी, एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऐसा बनता है बेटा, 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, इनकम कर्व के बराबर। ठीक है जी। और इनिशियली कंजम्पशन क्या होती है? हमेशा इनकम से ज्यादा, फिर कहीं इनकम को इंटरसेक्ट करती है और फिर कहीं इनकम से नीचे चली जाती है, ऐसे ही होती है कंजम्पशन। ये लो जी, ये रहा कंजम्पशन, ये जो पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट, याद आई बात? ठीक है जी, ये गिवन था, गिवन तो कुछ नहीं था, ये फिर भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन है तो कह दिया गिवन है तुम्हें। अब बाबू बाकी बातें मुझे सोचनी, मुझे सेविंग कर्व डिराइव करना है। एक्स एक्सेस पे वही सब ले लेना भैया जो लेना होता है। अब सुनो जी बात काम की बात यह है बेटा, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जितनी भी कंजम्पशन होती है उतनी ही डिस सेविंग्स होती है ना? मेरा एग्जांपल चल रहा है बड़े दिन से, 100 200 300 400 ऐसा ही ले रहा हूं। कंजम्पशन 40 और 80 80 बढ़ रहे हैं। सेविंग्स कैसे निकलेंगी? इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है। सेविंग्स निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करना पड़ेगा, 0 माइनस 40। अब ये तो बात समझ में आ रहा होगा ना, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जितनी कंजम्पशन होती है वो सारी डिस सेविंग्स होती है। ठीक है जी। तो आप क्या करोगे? आप यही कहोगे कि मैंने एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जितनी कंजम्पशन थी उसको मेजर कर लिया और उतना ही वाई डैश एक्सेस पे भी प्लॉट कर दिया, मुझे पहला पॉइंट मिल गया सेविंग कर्व का। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, आप कहोगे जहां इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वहां मुझे ब्रेक इवन पॉइंट मिला, इससे मैंने परपेंडिकुलर ट्रेस करा, ओरिजिन तक कर दिया जी ट्रेस। बेटा जहां y इज इक्वल्स टू सी होता है वहां s इज इक्वल्स टू 0 भी तो होता है। पढ़िए ना ब्रेक इवन पॉइंट की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना जी? अब बेटा इससे ज्यादा मैथ्स में बताना नहीं चाहता, पर इतनी मैथ्स तो आती ही होगी ना, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है। अब बेटा दोनों पॉइंट मेरे सामने है, लो जी बन गया सेविंग कर, डिपेंडेंट अपॉन कंजम्पशन कर। डिराइव तो कंजम्पशन कर से किया हमने सब कुछ, इजी वन। बढ़ जाए आगे, चलो जी। बेटा अगला क्वेश्चन, डिराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम द सेविंग कर्व। इस बार गिवन क्या क्वेश्चन में? सेविंग कर्व, और मुझे क्या ड्रॉ करना है? मुझे कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करना है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर में से, सब कुछ सोचना समझना, कुछ है ही नहीं यार रटने वाला, कितना बढ़िया, इससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। तो बाबू डिराइव करते हैं। सेविंग कर्व कैसा होता है? ऐसा ही होता है जी, पहले डिस सेविंग्स, फिर कहीं पॉजिटिव हो जाता है और फिर आगे बढ़ता ही चला जाता है, यही है सेविंग कर्व। अब बेटा अगेन फिर वही बात, एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा? 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करता हुआ। अब आप यही कहोगे हमने जीरो लेवल पे देखा कितनी डिस सेविंग्स है, जितनी डिस सेविंग्स है उतनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है।
हमने इसको मेजर करा, वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया, हमें पहला पॉइंट मिल गया जी। ठीक है जी। जहां एस 0 है वहां से परपेंडिकुलर ट्रेस करना शुरू किया जी, परपेंडिकुलर ट्रेस करा, और परपेंडिकुलर ट्रेस किस पे कर दिया हमने, इनकम कर्व पे कर दिया, हमें दूसरा पॉइंट मिल गया। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है, दोनों हैं हमारे पास, कर दिया कंजम्पशन कर्व ड्रॉ, बिल्कुल अपोजिट बातें बोलती, डन। ठीक है। इन दोनों केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या चीज है, एक्सप्लेनेशन, नॉट द कर्व। वो तरीके से लिखोगे तो नंबर मिलेगा, वरना भूल जाओ। ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन के लिए बाकी तो मैं कुछ कहता नहीं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ 2 पॉइंट जरूर होने चाहिए, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट दिस, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट दिस। बच्चा सारा एक्सप्लेन कराता है, ये नहीं बताता मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, वाई एक्सिस पे क्या लिया, और पूरा कट। ठीक है जी। मेरे ना प्री बोर्ड की याद है, और बहुत अच्छी याद है, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं हमेशा मैथ्स में काफी अच्छा नंबर स्कोर करता था, सेम एज मेरा पार्टनर करता था। उस टाइम पर पार्टनर नहीं था, तो उस टाइम पर वो था भैया कॉम्पिटिटर था, तो पूरा नेक टू नेक कॉम्पिटिशन होता था, एक दूसरे के क्लोज कॉम्पिटिटर थे। मैं हमेशा फर्स्ट आता था। अब जो फर्स्ट आता है उसकी पोजीशन ज्यादा थ्रेटन्ड होती है, वो सेकंड आता था, अब उसको हमेशा था कि मैं फर्स्ट आऊं, मैं फर्स्ट आऊं। मेरी पोजीशन हमेशा थ्रेटन्ड रहती थी कि यार इस बार ना सेकंड आ जाओ, इस बार ना सेकंड आ जाओ, क्योंकि कॉम्पिटिटर भी बड़ा खतरनाक था। ठीक है जी। मैं ना प्री बोर्ड में फर्स्ट आया, और ज्यादा नहीं, कुछ 5-6 नंबर से ही फर्स्ट आया। और वो 5-6 नंबर मुझे ना बहुत अच्छे से याद रहेंगे कि मुझे किस वजह से मिले थे। और ये बात मैं आपको बता देता हूँ। एक मैथ्स में ना एक चैप्टर था एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है। उसमें ना बेटा हम ना सबसे पहले यही मानते हैं पूरे क्वेश्चन में कि x हमने किसको माना और y किसको माना, 2 वेरिएबल मिसिंग होते हैं जिसमें हमें x और दूसरे को y मानना पड़ता है। उसने क्या गलती करी जिसकी वजह से मैं फर्स्ट आया, उसने पूरा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बिल्कुल ठीक ना। उसने माना लेट दिस वेरिएबल बी x, लेट दिस वेरिएबल बी y, बस ये दोनों वर्ड मिसिंग थे। और मैं कह रहा हूँ कहीं दिखा लो कॉपी, वो कटेगा ही कटेगा, कोई टीचर उसमें कुछ नहीं कर सकता आपका। उसका टीचर ने ऐसे क्वेश्चन काटा, 0। वो मिनते करता रहेगा, सर एक काट लो, एक्स वाई तो नहीं बता, सर 2 काट लो चलो, लेकिन एक ना सुनी टीचर ने। तो सर वही हालात है, हमने ये नहीं बताया ना एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई किसको। जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन ठीक करा ना, आपको भी पता क्या होगा फिर उस सिचुएशन में। ठीक है जी। चलो खैर, आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। बेटा अभी हमने ना 2 टॉपिक कर लिए, एक तो कंजम्पशन फंक्शन, एक सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन कर्व, सेविंग कर्व, ये सब हमने डेराइव डेराइव करके देख लिया है। अब ना मैं एक आखिरी मुद्दे पर जा रहा हूं, टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट। बेटा 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट मेरे कोर्स में है, एक मैंने शुरू में बात करी है, वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की है। अभी मैं बात कर रहा हूं आपके साथ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की भी। ऑटोनो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वर्सेस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है बेटा? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसका पर्पस पैसा कमाना नहीं है, which is bare minimum to any human being, just like our home, हमारा घर। ठीक है जी। कर चुका हूं ना बात इसकी, एग्रीगेट डिमांड डिस्कस किया था, एडी किसके बराबर होता है, सी प्लस आई। वहीं पर बोल दिया था आई, 0 पे भी 40 40 40 40 40 लिया था ना, और आपको तब भी यही बोला था कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इसका पर्पस पैसा कमाना नहीं है, और ये पैसे इनकम बढ़ने के साथ साथ भी बढ़ती नहीं है, घर घर ही रहता है। ठीक है जी। तो बेटा इसका कर्व क्या होगा, अब भैया 0 है तब भी 40 है, 100 पे भी 40 है, 200 पे भी 40, 300 पे भी 40, ये कर्व बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, इजी वन। और बेटा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वो इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट मोटिव से की जाती है। जो बेटा अगर मेरी इनकम 0 है मैं कभी भी नहीं करूंगा, मेरी इनकम 100 हुई मैंने कहा चल 10 की एफडी करा, मेरी इनकम 200 हुई मैंने कहा अच्छा 10 की एफडी करा, चल 10-20 का ज्वेलरी भी खरीद ले। मेरी इनकम 300 हुई मैंने कहा अच्छा एफडी भी करा, ज्वेलरी भी खरीद, शेयर मार्केट में भी कर दे कुछ इन्वेस्ट। मेरी इनकम 400 हुई मैंने कहा ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर, प्रॉपर्टी भी खरीद डाले। सर जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी ऐसी इन्वेस्टमेंट बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि दोनों चीजों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनकम बढ़ने के साथ साथ मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाता चला जा रहा हूँ।
जब भी दो चीजों के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, कर्व कैसा बनता है? पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। लेफ्ट से राइट जाते जाते कर्व कैसा होगा? पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व होगा। समझ में आती है बात? क्लियर है बात? चाहे आप कोई फिगर मान के सोच लो, कोई शेड्यूल बना के देख लो, तब भी बेटा ये कर्व ऐसे ही बनेगा। ठीक है, जीरो इनकम पे इन्वेस्टमेंट जीरो। 100 पे अगर मैं सोचूं मैंने 10 कर दी, 200 पे मैं सोचूं 20 कर दी, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इनकम बढ़ाते जाओ या बढ़ाते जाओगे। यहाँ ले लो इनकम, यहाँ ले लो इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल कर्व ऐसा ही बनेगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व। क्लियर है बात? ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मोटिव से की जाती है, इसका मोटो पैसा कमाना नहीं है। ये इनकम बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी, ये इनकम बढ़ने के साथ साथ नहीं बढ़ेगी, घर है घर ही रहेगा। ठीक है जी, बढ़ जाए आगे। अभी बेटा दो बातें और रहती हैं, फिर चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, फिर मैं न्यूमेरिकल पे शिफ्ट कर पाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। मैंने सोचा था मैं न्यूमेरिकल पे शिफ्ट कर जाऊंगा, पर हो नहीं पा रहा बेटा। इन्वेस्टमेंट में ही मेरे को भी एक और बात को कंटिन्यू करना है। बाबू मान लो मैंने फ्लैट खरीद रहा हूं, मान लो एक फ्लैट खरीद रहा हूं और उस फ्लैट की कीमत है बेटा 1 CR। ठीक है जी, ये फ्लैट में सारा का सारा बैंक के पैसों से खरीद रहा हूँ। ठीक है, सब बैंक से ले रहा हूँ, पूरा 1 करोड़ बैंक से ले रहे हैं, और वो मिल किस पे रहा है? 10% पे मिल रहा है। ठीक है जी, साल का ब्याज बैंक कितना ले रहा है जी मुझसे? 10% ले रहा है। ठीक है, और मैंने फ्लैट खरीदने का पर्पस सिर्फ एक ही है कि मैं इसको रेंट पर चढ़ाऊँ, और मार्केट का रेंट रेट ठीक ठाक है। ठीक है जी, मैंने क्या करा? फ्लैट खरीदा, रेंट पर जब चढ़ाने की सोची तो कोई ढंग का टेनेंट ही नहीं मिल रहा, कोई किराएदार ही नहीं मिल रहा। आखिरी में एक किराएदार मिला जिसने एग्री करा कि वो मुझे 75,000 रुपये महीना देगा। जिसने एग्री करा कि वो मुझे 75,000 रुपये महीना देगा। एक सेकंड रुको जी। बेटा 1 करोड़ रुपए बैंक से लोन लेकर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने एक फ्लैट खरीद लिया, और फ्लैट का किराया उस टाइम पर, जिस टाइम पर मैं खरीदने की सोच रहा था, अच्छा खासा था। जब मैंने खरीद लिया तो मुझे कोई टेनेंट ही नहीं मिल रहा जो मेरा एक्सपेक्टेड किराया उस पर, और बाद में एक पर्सन से तय हुए 75,000 रुपये महीना, यानी कि साल के 9 लाख रुपए। ठीक है जी, मुझे एक बात बताओ, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? बेटा साल का ब्याज ही कितना है? साल का ब्याज कितना है? 10 लाख रुपए, और आ क्या रहा है किराए के नाम पर? 9 लाख रुपए। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल खराब पोजीशन में बैठे हैं, हर साल जेम से ही जाएगा और कुछ होने नहीं वाला अभी तो। ठीक है जी बाबू, अब ना यहाँ पर मैंने, वैसे तो मुझे खैर इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं, आप इन्वेस्टमेंट करते हो कि नहीं करते हो वो आप सोचो। ठीक है जी, दिलचस्पी मुझे इस बात में है कि मैंने एक टॉपिक कराना था, वो मैंने करा दिया। ठीक है जी, अब समझ लो मैंने क्या करा दिया। बेटा तीन चीजें ना बड़ी जरूरी हैं, इन्वेस्टमेंट के तीन डिटर्मिनेंट हैं। कभी भी देखना हो ना इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, ये तीनों बातें पता होनी जरूरी है। सबसे पहली चीज जो पता होनी जरूरी है वो है सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस मतलब, मैं अगर अपनी भाषा में इसको सिंप्लीफाई करूं तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, दूसरी बात रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरी बात प्रोस्पेक्टिव यील्ड, यानी कि प्रोस्पेक्टिव रिटर्न। प्रोस्पेक्टिव यील्ड यानी कि इसको बेटा सिंपल भाषा में बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव रिटर्न। और बेटा इन दोनों से मिलकर बनती है एक और टर्म जिसको बोलते हैं एमईआई, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये किसके बराबर होती है? मैं सिंप्लीफाई भी करूंगा इसको, ये किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। मेरे एग्जांपल में प्रोस्पेक्टिव यील्ड 9 लाख, इन्वेस्ट कितने करे हैं? 1 करोड़, मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 9%। मैं सीधी सीधी बात बोलता हूँ, ये मैंने कान घुमा के तो पकड़ लिया, सीधा पकड़ लेता हूँ भाई। मेरी नजर में पता है क्या है एमईआई? कुछ याद आ जाएगा वैसे। मेरी नजर में है बेटा
बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बताते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट। याद है आपको बात, कैपिटल स्ट्रक्चर। मैं तो कॉम्प्लिकेट करता ही नहीं, मैंने तो तुम्हें आरओआई का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बताया। अगर मैं अकाउंट्स की भाषा बोलने लग जाऊं तो भी वाट लग जाए, वो भी याद नहीं आने का। ठीक है, मैं फिर सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरी तरफ से क्या होता था? मैं यही तो बोलता था, रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट। क्या कमाया, क्या कितने रुपए लगाकर? मैंने 9 लाख कमाए। कितने रुपए लगाकर? करोड़ रुपए लगाकर। यानी कि 9% ही तो कमा रहा हूं, विच इज लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है। खुद बताओ, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? ब्याज ज्यादा जाएगा हमेशा और आ रही है रिटर्न मेरे पास कम, मुझे करनी तो नहीं चाहिए ना इन्वेस्टमेंट? अब समझ में तो आएगी होगी पूरी पिक्चर क्या है। ये नाम ही तो बदल रखे हैं, टॉपिक तो वही है ये। ठीक है जी, क्लियर है बात? कुछ पूछना है तो बताओ इस टॉपिक में। 3 डिटर्मिनेंट्स है इन्वेस्टमेंट के जो आपको लिखने हैं, सप्लाई प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट और एमईआई। एमईआई वो बात अलग है, एमईआई के लिए आपको प्रोस्पेक्टिव यील्ड भी चाहिए और सप्लाई प्राइस भी चाहिए। ठीक है, बढ़ जाएं आगे। चलो जी बेटा, लास्ट बात, चैप्टर खत्म। एक्सांट, एक सेकेंड बेटा, एक टर्म आती है और ये सिर्फ थियोरेटिकली बात है, इसका कोई मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सांट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और एक्सपोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। बेटा एक्सांट का मतलब कुछ और नहीं, एक्सांट का मतलब प्लान्ड से है, कि प्लान्ड सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। और बेटा एक्सपोस्ट का मतलब कुछ और नहीं, एक्चुअल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये भी जरूरी नहीं होता कि जितना मैंने प्लान करा उतना एक्चुअल में कर दूं। ठीक है जी, बस यही 2 वर्ड हैं और कुछ नहीं, चैप्टर का भोग डर जाता है। ठीक है जी, थ्योरेटिकली चैप्टर खत्म, न्यूमेरिकली अभी रहता है। ठीक है जी, न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो भी मैं ज्यादा दिन नहीं लगाऊंगा, एक ही लेक्चर लगाऊंगा अभी। ठीक है, कल करेंगे न्यूमेरिकल स्टार्ट। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।